आज हिस्ट्री के चैप्टर 1 यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय का आज पार्ट 2 बताया जा रहा है। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने जाना था कि राष्ट्रवाद क्या है, निरंकुशवाद क्या है और किस प्रकार राष्ट्रवाद का प्रसार फ्रांसीसी क्रांति के थ्रू संपूर्ण यूरोप में फैला। तो आज पार्ट 2 में है यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण। तो राष्ट्रवाद एक ऐसी प्रक्रिया थी जिसने लोगों के मन में एकता की भावना जगाना था। तो ये चीजें इतनी आसान नहीं थी क्योंकि यूरोप में क्षेत्रीय विविधता थी। उसके बाद आज हम लोग जानेंगे कि नए मध्य वर्ग का उदय किस प्रकार हुआ, मध्य वर्गों में उदारवादी राष्ट्रवाद के क्या मायने थे, 1815 ईस्वी के बाद का जो रूढ़िवाद आया वो किस प्रकार का था। इसके अलावा रूढ़िवादिता के विरुद्ध जो क्रांति हुई उसमें जुसेप्पे मैत्सिनी की क्या भूमिका थी। तो पिछले वीडियो में क्षेत्र विविधता के बारे में मैंने थोड़ा बताया था, जो कि आज हम लोग रिवाइज करते हैं कि ऑस्ट्रिया हंगरी में हैब्सबर्ग साम्राज्य का शासन था। अब हैब्सबर्ग साम्राज्य के अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग भाषाएं बोली जाती थी। उदाहरण के लिए गासिलिया का जो कुलीन वर्ग था वो पोलिश भाषा बोलता था। इसके अलावा लॉम्बार्डी और वेनेशिया में इतावली भाषा बोली जाती थी। इस प्रकार अलग अलग एक ही क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की ही भाषाएं बोली जा रही हैं। तो बहुत सारी जाति विविधता है और सामाजिक विविधता भी बहुत ज्यादा थी। लोग खुद को एक मानने को तैयार ही नहीं थे, एकता की भावना ही नहीं थी। तो नोट करते हैं हम लोग पहला पॉइंट, क्षेत्रीय विविधता। जिसमें कि जो हैब्सबर्ग साम्राज्य था वो कहां शासन करता था? ऑस्ट्रिया हंगरी। अब यहां हम लोग विविधता को जानते हैं कि गासिलिया नामक जो क्षेत्र था वहां के जो कुलीन वर्ग थे वो पोलिश भाषा का प्रयोग करते थे। इसके अलावा लॉम्बार्डी और वेनेशिया में इतावली भाषा बोली जाती थी। तो यहाँ बात सिर्फ भाषा की नहीं है, यहाँ बात है कि इतनी क्षेत्र विविधता होने के बावजूद भी लोग इसको एक नहीं कर पा रहे हैं। विविधता होती है, हमारे भारत में भी अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग भाषाएं बोली जाती है, लेकिन यहाँ पर लोगों में एकता की भावना है। सभी लोग खुद को भारतीय कहते हैं, लेकिन यहाँ पर भाषाई विविधता थी और लोग खुद को एक मानने को तैयार नहीं थे। अब जब लोग खुद को एक मानेंगे ही नहीं तो उनमें एकता की भावना का विकास कैसे होगा? तो इस कारण से जो सामूहिक पहचान की भावना नहीं थी, तो ऐसा क्या हुआ, ऐसी कौन सी कड़ी थी जिस कारण से जितने भी लोग थे यूरोप के वो एकजुट हो गए? तो इसके लिए हम लोग सेकंड पॉइंट पर आते हैं और सेकंड पॉइंट पे आने से पहले एक बार पॉइंट 1 को रिवाइज कर लिया जाए कि क्या क्या क्षेत्र विविधता थी। हैब्सबर्ग साम्राज्य जो कि ऑस्ट्रिया और हंगरी पर शासन करता था
वहां का गासिलिया का कुलीन वर्ग पोलिश भाषा का प्रयोग करता था। लॉम्बार्डी और वेनेशिया में इतावली भाषा बोली जाती थी। ये एग्जाम्पल दिया गया है और इस एग्जाम्पल के थ्रू बताया गया है कि लोगों में बहुत एक तरीके की खाई थी, एकता की भावना नहीं थी। इस कारण से सामूहिक पहचान और लोग खुद को एक मानने को तैयार नहीं थे। ठीक है, तो हम लोग अब सेकंड पॉइंट पर आते हैं। सेकंड पॉइंट है नए मध्य वर्ग का उदय। तो इसके अंदर दो पॉइंट आते हैं। सबसे पहला आता है कुलीन वर्ग। तो इस क्षेत्र में, यूरोप के क्षेत्र में जो कुलीन वर्गीय थे उनमें एक समानता की भावना थी। सबसे पहली समानता तो वे ऊंचे घराने के हैं और जितने भी कुलीन वर्ग थे अधिकतर आपस में वैवाहिक बंधनों में बंधे हुए थे। तो सबों की एक तरह की पहचान थी। तो इन सब में कहा जाए तो एक एकता की भावना थी। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये खड़ा होता है कि इस क्षेत्र में जो कुलीन वर्ग थे उनकी संख्या बहुत कम थी। अब एकता की भावना आ भी गई तो क्या हुआ, है तो सारे अल्पसंख्यक ही, जिस कारण से यहाँ एक प्रॉब्लम खड़ा हुआ कि इस एकता की भावना को कैसे पूरे यूरोप में फैलाया जाए। पॉइंट नोट करते हैं। तो इसका पहला पॉइंट है कुलीन वर्ग, इनमें समानता की भावना थी। और दूसरा, क्यों थी समानता की भावना? सबसे पहली बात, समान सामाजिक पदवी थी इनकी। और दूसरा, वैवाहिक बंधनों में ये बंधे हुए थे। और परेशानी क्या हुई? एक तरीके से कह सकते हैं कि ये अल्पसंख्यक थे। इनकी जनसंख्या कम थी। तो अब यहां पर क्या होता है, औद्योगिकरण और व्यापारीकरण का शुरुआत। तो फैक्ट्रियां बनाई जाती हैं। इस फैक्ट्रियों के बनने के साथ साथ जो बाजारीकरण होता है, जो बाजार व्यवस्था होती है, उसकी शुरुआत हो जाती है, जिसमें जो मध्य वर्ग होते हैं, श्रमिक वर्ग हो गए, और इसके साथ साथ जो भी पढ़े लिखे हैं, मध्य वर्गीय हैं, वो इनमें जुड़ जाते हैं और व्यापारी बन जाते हैं। और व्यापारियों की संख्या ज्यादा है, बहुसंख्यक है, तो इनमें एक एकता की भावना होती है कि आसपास के सभी लोग जो है वो एक ही पेशे से हैं, व्यापारी हैं, तो इनमें एक भावना का विकास करना आसान था। तो इनमें एक एकता की भावना का विकास हुआ और एक तरीके से सामूहिक एकता की भावना बढ़ी। पॉइंट नोट करते हैं। औद्योगिकरण, व्यापारीकरण। तो जो व्यापारी वर्ग का उदय हुआ,
इंग्लैंड में 18वीं सदी में और जर्मनी के साथ साथ फ्रांस में 19वीं शताब्दी में इसकी बढ़ोतरी हुई। तो ये जो राष्ट्रीयकरण की प्रक्रिया थी, आप लोग देख सकते हैं कि इंग्लैंड में 18वीं शताब्दी में इसका शुरुआत हुआ है और जर्मनी और फ्रांस में 19वीं शताब्दी में इसकी शुरुआत हुई है। तो यहाँ पे लगभग 100 साल का डिफरेंस है। तो ये जो प्रक्रिया थी ये इंस्टेंट नहीं थी, इसे होने में बहुत ज्यादा समय लगा था। तो हम लोग फर्स्ट पॉइंट एक बार और देखते हैं और फिर इसको रब करके यहाँ पर इसका बचा हुआ जो भी चीज है वो लिखेंगे। तो नए मध्य वर्ग का जो उदय हुआ उसमें पहला था कुलीन वर्ग, जिनमें समानता की भावना थी। क्यों? क्योंकि इनकी समान सामाजिक पदवी भी थी और वैवाहिक बंधनों में आपस में बंधे थे। पर यहाँ पे प्रॉब्लम क्या था कि ये अल्पसंख्यक थे और इनकी जनसंख्या कम थी। तो सेकेंड पॉइंट में औद्योगिकरण और व्यापारीकरण हुआ, जिसमें व्यापारी वर्ग का उदय होता है और साथ में क्या होती है? फैक्ट्रियों की स्थापना। बाजार में वृद्धि। इंग्लैंड में 18वीं शताब्दी और जर्मनी फ्रांस में 19वीं शताब्दी। तो इससे जो भी श्रमिक वर्ग थे और श्रमिक वर्ग के साथ साथ पढ़े लिखे मध्य वर्ग, ये जुड़े हुए थे और इनकी संख्या क्या थी? ज्यादा थी। तो हम लोग लिख सकते हैं बहुसंख्यक थे ये। तो एक व्यापारिक वर्ग का उदय हुआ जिसमें पढ़े लिखे मध्यवर्गीय लोग भी थे, श्रमिक भी थे और उनकी संख्या बहुत ज्यादा थी। इसलिए इनमें एक साझापन की भावना का विकास हुआ और एकता का विकास हुआ। ठीक है, तो हम लोग अब थर्ड पॉइंट पे आते हैं। तो हमारा तीसरा पॉइंट है मध्य वर्गों में उदारवादी राष्ट्रवाद के मायने। तो उदारवाद से क्या समझते हैं हम लोग? तो उदारवादी को लिबरलिज्म कहा जाता है। तो उदारवाद है क्या? तो अगर कहा जाए तानाशाह, तो तानाशाह का जो विपरीत है वो है उदारवाद, जहां पे ज्यादा नियंत्रण नहीं हो सरकार का, जहां पे सरकार जो है वो नागरिकों की सुने और नागरिकों के भले के लिए काम करे, ये होता है उदारवाद। अब जो मध्य वर्ग का उदय हुआ वो चाहता था कि उदारवाद का प्रचार प्रसार हो और हमारी जो जिंदगी है वो बेहतर होती जाए। तो लिखा जाए उदारवाद का अर्थ है लिबरलिज्म, जो कि जिसमें लीबर का अर्थ होता है स्वतंत्रता। कौन सी भाषा है ये? लैटिन भाषा। क्या मध्य वर्ग सच में उदारवाद चाहते थे
या फिर उदारवाद के आड़े में ये कुछ चीजों को मिला जुलाकर पेश करना चाहते थे। तो इसे हम लोग आगे जानते हैं। सबसे पहला बात, तो उदारवाद क्या कहता था? उदारवाद कहता था कि व्यक्ति की आजादी होनी चाहिए। तो इसको लिखें। सबसे पहला पॉइंट ये चाहते थे कि व्यक्ति की आजादी हो। सेकेंड पॉइंट, कानून के समक्ष बराबरी। तो ये बात तो कह दिया गया था कि कानून के समक्ष बराबरी मिलेगी, लेकिन यहां पर एक प्रॉब्लम ये था, प्रॉब्लम कहा जाए या फिर इन लोगों का एक वर्चस्व वाला डिसीजन, कि जो वोट देने का अधिकार है वो सिर्फ संपत्तिवान पुरुषों को ही दिया जाए। संपत्तिवान वयस्क पुरुष जिनकी उम्र एक सर्टेन एज से ऊपर हो गई है वोट देने के लिए। तो इसमें क्या था, इसमें जो भी संपत्तिहीन पुरुष हैं वो, और इसके साथ साथ जो स्त्रियां हैं उनको वोट देने का अधिकार नहीं था। हम लोग अगर थोड़ा पीछे जाएं तो जैकोबिन क्लब वाला जो हमने पार्ट 1 में किया था, उस दौरान क्या था, जैकोबिन क्लब के लोग चाहते थे, और ऐसा हुआ भी था कुछ समय के लिए, कि जितने भी पुरुष हैं, चाहे वो संपत्तिहीन हो चाहे संपत्तिवान हो, सबको वोट देने का अधिकार दिया गया था। लेकिन बाद में ये परिवर्तन कर दिया गया कि सिर्फ संपत्तिवान पुरुष ही वोट दे सकते हैं। महिलाओं को अवयस्क का दर्जा दिया गया था। अवयस्क यानी कि जिनकी बुद्धि विकसित नहीं हुई और जो ये नहीं समझ सकती कि हमारे क्षेत्र को चलाने के लिए सही इंसान कौन है। तो इसको लेकर संपत्तिहीन पुरुष और महिलाएं, इन्होंने विद्रोह भी किया था और कुछ कुछ आंदोलन भी किए थे। तो सेकंड है कानून के समक्ष बराबरी, जिसमें क्या किया गया था, वोट का अधिकार केवल संपत्तिवान पुरुष, संपत्तिवान वयस्क पुरुष। क्या ये चीजें नहीं थी, पहले बार हो रही थी? तो नहीं, नेपोलियन के काल में भी यही व्यवस्था थी और इसी व्यवस्था को आगे बढ़ाने की बात कही गई थी। तो इसको लेकर क्या हुआ था, यहां पे पहले लिख दिया जाए, महिला को अवयस्क का दर्जा, और दूसरा, किन्हें वोट देने का अधिकार नहीं था, वोट से वंचित थे संपत्तिहीन पुरुष और स्त्रियां। तो इसको लेकर इन्होंने क्या किया था, आंदोलन, आंदोलन होता है, विद्रोह भी होता है, और ऐसी परिस्थितियां चलती रहती हैं। ठीक है, तो यहां पर 2 पॉइंट हो गया है, इनको एक बार रिवाइज करते हैं फिर अगले पॉइंट में चलेंगे। तो उदारवाद क्या है, लिबरलिज्म, जिसमें लिबर जो है वो लैटिन भाषा से निकला है जिसका अर्थ होता है स्वतंत्रता। पहला पॉइंट के अंतर्गत क्या था, ये चाहते थे कि सभी व्यक्तियों को आजादी मिलनी चाहिए, थोड़ा उदार होना चाहिए सरकार का जो नजरिया है वो आम नागरिकों के प्रति। दूसरा पॉइंट क्या कहता था कि कानून के समक्ष बराबरी होनी चाहिए, लेकिन वोट देने का अधिकार केवल संपत्तिवान वयस्क पुरुष को। ये जो सेकंड वाला है ये क्या कह सकते हैं, ये जाली वाला चीज है कि आप बराबरी का मांग तो कर रहे हैं लेकिन आप पूरे तरीके से उसको खारिज कर रहे हैं। महिलाओं को अवयस्क का दर्जा मिला था और वोट से वंचित कौन थे, संपत्तिहीन पुरुष और स्त्रियां, जिन्होंने बाद में मिलकर आंदोलन किया था और विद्रोह किया था। नेक्स्ट पॉइंट,
जो चर्च का शासन करते थे, जो चर्च पर अपना शासन चलाते थे, चर्च के थ्रू काम करते थे, और पादरी वर्ग, इनका क्या होना चाहिए? इनके जो भी विशेषाधिकार हैं उसकी समाप्ति होनी चाहिए। और चौथा पॉइंट क्या था कि जो भी सरकार बनेगी वो जो भी सक्रिय लोग हैं जिन्हें माना गया है कि वो वोट देने के काबिल हैं, उनके कहने पर बनेगी, उनके मतदान पर बनेगी। और ये जो सरकार रहेगा ये संसद का प्रतिनिधि होगा, संसद का प्रतिनिधित्व करेगा, यानी कि जो भी बहुमत से डिसीजन लिया जाए उसे ही लागू करेगा, वो अपनी मनमानी नहीं करेगा। तो सहमति से बनी सरकार साथ में ये क्या करेगा? संसद का प्रतिनिधित्व। ठीक है, आगे चलते हैं। तो हमारा अच्छा एक और पॉइंट है, एक और पॉइंट लिख लेते हैं। तो और ये क्या चाहते थे कि बाजारों की मुक्ति हो। बाजारों की मुक्ति नहीं कह सकते, मतलब बाजारों में जो भी व्यापारी जाएं अपना सामान बेचने के लिए तो वहां पर क्या हो, ज्यादा सीमा शुल्क नहीं लगाया जाए, राज्य का जो भी नियंत्रण होता है उस पे वो नहीं लगाया जाए। तो ये क्या था? तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल है कि नेपोलियन के काल में दो क्षेत्र आते हैं, हैब्सबर्ग और न्यूरेमबर्ग। तो हैब्सबर्ग से न्यूरेमबर्ग जो भी व्यापारी जाता था अपने मालों को लेकर, तो उनको 11 सीमा शुल्कों से होकर गुजरना पड़ता था। 11 सीमा शुल्क, यानी कि जितना का व्यापारी कमाई नहीं कर पाएगा उससे ज्यादा उसे कर की भरपाई करनी पड़ेगी। एक और यहाँ पे एग्जाम्पल आता है, जैसे कि हम लोग लंबाई को मीटर से नापते हैं, सेंटीमीटर से नापते हैं। तो उस समय नेपोलियन के काल में एलए चलता था। एलए क्या है? एक मात्रक है, जैसे मैंने बताया मीटर या सेंटीमीटर। तो यहाँ पे पेज नंबर 10 पे आप लोग गौर करेंगे, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि एक कपड़ा जो कि फ्रैंकफर्ट में खरीदा जाता था तो वहां पे एक एलए कहने पर 54.7 सेंटीमीटर मिलता। वही कपड़ा अगर आप मेंस में जाके खरीदेंगे, ये सब इलाकों के नाम है, मेंस में खरीदेंगे तो 55.1 सेंटीमीटर मिलेगा, न्यूरेमबर्ग में 65.6 सेंटीमीटर मिलेगा, और वही कपड़ा अगर आप फ्राइबर्ग में खरीदेंगे तो 53.5 सेंटीमीटर मिलेगा। तो देख रहे हैं अलग अलग क्षेत्रों में एक ही जो यूनिट है, एक ही जो मात्रक है, उसका कितना ज्यादा डिफरेंस है। तो चाहते थे जो भी यहाँ पे जो यूनिट है वो चीजें सेम हो जाए। तो इसे हम लोग नोट करते हैं। क्या होना चाहिए? बाजारों की मुक्ति और राज्य का जो भी नियंत्रण होता है, राज्य के नियंत्रण की समाप्ति। तो इसमें क्या क्या था? नेपोलियन काल में यहाँ पे एक ही एग्जाम्पल
लिख दिया जाता है। और बाकी जो सेकंड एग्जाम्पल है आप लोगों ने सुन ही लिया है, जो एलए वाला मैंने एग्जाम्पल दिया था। तो हैब्सबर्ग से न्यूरेमबर्ग जाने पर 11 सीमा शुल्क लगाए जाते थे। ठीक है। और एलए वाला जो एग्जाम्पल है वो पेज 10 में दिया गया है, आप लोग चाहो तो उसको भी नोट कर सकते हैं। तो इसे हटाने के लिए क्या किया गया? इसे हटाने के लिए प्रशा जो क्षेत्र है उसने 1834 में एक संघ की स्थापना की थी। उस संघ का क्या नाम था? जॉल्वेराइन। प्रशा ने 1834 में जॉल्वेराइन संघ की स्थापना की थी। इसका क्या काम था? शुल्क अवरोधों की समाप्ति, ठीक है। तो बाजारों की मुक्ति के लिए क्या किया गया था? प्रशा द्वारा 1834 ईस्वी में जॉल्वेराइन संघ की स्थापना की गई थी, जो क्या किया? उसने शुल्क के जितने भी अवरोध थे जो अलग अलग क्षेत्र में लगाए गए थे उसकी समाप्ति कर दी थी। इसके साथ व्यापार बढ़ाने के लिए रेलवे की गतिशीलता भी बढ़ाई गई थी। तो रेलवे मार्ग होगा तो क्या होगा? जो माल होगा वो एक जगह से दूसरी जगह कम समय पर पहुंच पाएगा और इससे व्यापारी भी ज्यादा मुनाफा कमा पाएगा और राज्य में प्रगति भी होगी और जो बाजारीकरण होगा वो भी अच्छे तरीके से संपूर्ण यूरोप में फैल पाएगा। ठीक, तो हम लोग फोर्थ पॉइंट पे चलते हैं। 1815 के बाद नया रूढ़िवाद। ठीक है, तो 1815 तो यहाँ पे जब बुर्बुर राजवंश के लुई 16 को हटाया जाता है तो उसके बाद मैक्समिलियन रोबेस्पेयर का काल आता है, जो कि जैकोबिन क्लब के सदस्य हुआ करते थे। ये शायद क्लास 9 की किताब में लिखी हुई थी, जिसने ज्यादा तानाशाही की और उस कारण उसको गिलोटिन चढ़ा दिया गया था, उसका सर काट दिया गया था। तो सबसे पहले जो बुर्बो राजवंश था, उसके बाद मैक्समिलियन रोबेस्पेयर का काल था और उसके बाद फिर नेपोलियन आया था। और नेपोलियन के बाद जब नेपोलियन को हरा दिया गया था अलग अलग क्षेत्रों ने एकजुट होकर, तो उसके बाद फिर एक रूढ़िवादी काल आया था। तो जब रूढ़िवादी काल आया तो जब नेपोलियन को हटाया गया था तो हुआ क्यों? जब रोबेस्पेयर हट जाता है और जब नेपोलियन आता है तो उसके बहुत सारे कुछ कुछ जो भी रूढ़िवादी बदलाव होते हैं उसको वापस से वो चेंज करता है। तो जब नेपोलियन हट गया तो लोगों के मन में यही आया कि जो भी ऊंच नीच चले आ रहा है, जो भी राजतंत्र चला आ रहा है, उसको बनाए रखा जाए। ठीक है, ये सब रूढ़िवादिता की निशानी है। लाइक आप कह सकते हैं कि एक तरीके का कंफर्ट जोन, कि जो कि चला आ रहा है उसी को बनाए रखा जाए। तो लोगों के मन में यही विचार थे। तो इसके बाद फिर राजतंत्र आया। तो लिखते हैं, तो सबसे पहले कौन आया था?
बुर्बो राजवंश, देन मैक्समिलियन रोबेस्पियर, जो किसका था, जैकोबिन क्लब का। फिर नेपोलियन, और नेपोलियन के बाद फिर से आता है रूढ़िवाद। जिसमें लोग क्या चाहते थे, लोगों का क्या विचार था, रूढ़िवादिता, ऊंच नीच, राजतंत्र, सब क्या रहे, बरकरार रहे। तो नेपोलियन को हराया कैसे जाता है, तो ब्रिटेन, रूस, प्रशा, ऑस्ट्रिया, ये सब एकजुट हो जाते हैं और एकजुट होकर नेपोलियन के खिलाफ इनका युद्ध चलता है, जिसमें नेपोलियन हार जाता है। और हारने के बाद क्या होता है कि एक संधि की जाती है। संधि करने से क्या होता है, एक तरीके का नेगोशिएशन, ये सारी चीजें कर दी जाए तो उसके बाद क्या होगा, और ज्यादा नरसंहार नहीं हो और जितने भी चीजें हैं वो बातचीत के दौरान उसको सॉर्ट आउट कर लिया जाए। तो ये जो वियना संधि हुई ये 1815 ईस्वी में हुई। तो वियना संधि 1815 ईस्वी में किन्होंने, कौन कौन से देश इसमें शामिल थे, ब्रिटेन, प्रशा, ऑस्ट्रिया और रशिया। तो अब वियना संधि करने का क्या उद्देश्य था, सबसे पहला उद्देश्य तो था कि नेपोलियन ने जो जो बदलाव किए उन सभी बदलाव को वापस से खत्म कर दिया जाए या फिर उनमें चेंजेस कर दी जाए। तो पहला लिखते हैं पॉइंट हम लोग। हाँ, तो वियना संधि करने के क्या उद्देश्य थे, तो पहला उद्देश्य था नेपोलियन के बदलाव को खत्म और सेकेंड चीज क्या की गई, जिस तरीके से आप लोगों ने देखा है बुर्बो राजवंश, मैक्समिलियन रोबेस्पियर, नेपोलियन, उसके बाद फिर से बुर्बो राजवंश को फ्रांस की राजगद्दी दे दी जाती है। लेकिन यहाँ पे क्या चेंजेस था, अब उस पर लिमिटेशंस लगा दिए गए थे। क्या लिमिटेशंस लगा दिए गए थे, इसको हम लोग एक डायग्राम से समझते हैं। तो पहले यहाँ पे सेकंड पॉइंट लिख दिया जाए। सेकंड क्या था उद्देश्य, बुर्बो राजवंश की बहाली। विथ लिमिटेशंस। तो
फ्रांस की जो सीमा थी, फ्रांस पर ही बुर्बो राजवंश का शासन था। तो जब फ्रांस में वापस से उनका बहाल कर दिया जाता है, तो फ्रांस की जो सीमा होती है, उस सीमा पर अलग अलग राज्य कायम कर दिए जाते हैं, ताकि फ्रांस चाहकर भी अपनी सीमा का विस्तार नहीं कर पाए। तो कैसे कैसे होता है, अगर मान लिया जाए ये फ्रांस है, ठीक, तो फ्रांस का जो उत्तरी इलाका है, उत्तरी इलाका में क्या किया गया, नीदरलैंड और बेल्जियम को जोड़ दिया गया। ये रही उत्तर की बात। दक्षिण में पीडमोंट, पीडमोंट को जेनेवा से जोड़ दिया गया, ठीक है। पश्चिमी में प्रशा को कुछ इलाके सौंपे गए और पूर्वी में उत्तरी इटली जो थी उसमें ऑस्ट्रिया को अधिकार मिला। तो यहां पर जितने भी क्षेत्रों ने मिलकर, जितने भी देशों ने मिलकर नेपोलियन के खिलाफ जो भी युद्ध किया था, उसमें इन सबको कुछ कुछ इलाके दिए गए हैं। फ्रांस के चारों ओर जो इलाके थे इनको सौंप दिए गए, ताकि फ्रांस क्या अपना जो एरिया है उसको एक्सपैंड नहीं कर सके। तो फ्रांस को चारों ओर से अलग अलग क्षेत्रों द्वारा घेर लिया गया था। इसके अलावा रूस को पोलैंड सौंपा गया और साथ में प्रशा को सैक्सनी, तो इस तरीके से राजतंत्र की बहाली हो गई थी। निरंकुशवाद वापस से स्थापित कर दिया गया था, सेंसरशिप लगा दी गई थी और जिस तरीके से फ्रांस की जो क्रांति हुई थी उसमें जो स्वतंत्रता का विचार था उसको खारिज कर दिया गया था। सेंसरशिप, निरंकुशवाद और फ्रांस की जो स्वतंत्रता का विचार था उसको खारिज कर दिया गया। ठीक है, हम लोग अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट है रूढ़िवादिता के विरुद्ध क्रांति। तो रूढ़िवादिता के विरुद्ध जो क्रांति हुई थी उसका इनिशिएशन किसने किया था, उसकी शुरुआत किसने की थी? तो यहाँ पे इतिहास में एक नाम आता है जुसेप्पे मैत्सिनी का। तो यहाँ पर जो क्रांति हुई थी तो इनके क्या क्या मांगे थी? तो पहला मांग तो यही था कि रूढ़िवादिता का जो विचार है उसका अंत कर दिया जाए। दूसरा जो कि सेंसरशिप लगाया गया है उसको हटाया जाए, यानी कि प्रेस की आजादी होनी चाहिए। तो इसको नोट कर लेते हैं। सबसे पहला बात, ये जो रूढ़िवादिता के विरुद्ध जो क्रांति हुई थी वो कब हुई थी? वियना संधि के बाद। इनके क्या क्या मांगे थी? पहली तो रूढ़िवादिता का अंत। तो रूढ़िवादिता के अंतर्गत क्या क्या आता है? राजतंत्र,
निरंकुशवाद, इसका अंत कर दिया जाए। दूसरा जो कि मेजर चीज है, प्रेस की स्वतंत्रता, यानी कि जो भी सेंसरशिप लगाया गया था उसको हटा दिया जाए। तो अब हम लोग जुसेप्पे मैत्सिनी के बारे पढ़ते हैं। तो जुसेप्पे मैत्सिनी का जन्म 1807 में जेनेवा नामक जगह पर हुआ था। (1807) में जेनेवा में। उसके बाद सबसे पहले तो ये एक क्षेत्र था कार्बोनरी, तो उस क्षेत्र पर उसने एक गुप्त संगठन की स्थापना की थी। और 24 साल में लिगुरिया नामक जगह पर इसने जो क्रांति किया था, जो विरोध किया था सरकार का, तो इससे उसको उस क्षेत्र से निकाल दिया गया था। कार्बोनरी में गुप्त संगठन, लिगुरिया में इसने जो क्रांति की थी उससे उसको निकाल दिया गया था 24 वर्ष की उम्र में। इसके बाद क्या होता है, ये जुसेप्पे मैत्सिनी जो रहता है, इसने बहुत सारे गुप्त संगठनों की स्थापना की थी, या तो यूं कहा जाए इसने 2 महत्वपूर्ण संगठनों की स्थापना की थी जो कि फैलकर अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग देशों में बढ़ गई थी। तो जो 2 संगठन थे उसमें से पहला था मार्सेई में इसने यंग इटली बनाया था, यंग इटली नामक संघ बनाया था, और दूसरा बर्न में यंग यूरोप बनाया था। तो फर्स्ट पॉइंट हटा देते हैं। तो इस तरीके से जुसेप्पे मैत्सिनी ने मार्सेई में यंग इटली और बर्न में यंग यूरोप नाम के 2 संघ की स्थापना की थी। और इस संघ में पोलैंड, रूस, जर्मनी और ऑस्ट्रिया, इन सभी देश के जो छात्र थे, छात्र कह सकते हैं या फिर बुद्धिजीवी कह सकते हैं, युवा वर्ग कह सकते हैं, इन सबों ने हिस्सा लिया था। ये सभी चाहते थे कि रूढ़िवादिता का अंत हो और प्रेस की आज़ादी हो। इस तरीके से ये जो संगठन थे ये फैलने लगे और अलग अलग क्षेत्रों में जो राजतंत्र था उसके खिलाफ बहसा बहसी चलने लगी थी। इसका अंत ये हुआ कि रूढ़िवादिता का जो विरोध था वो सफल हुआ और जुसेप्पे मैत्सिनी की जीत हुई। ओके, तो हम लोग अगले टॉपिक में बात करेंगे अगले वीडियो में।